चैप्टर 7 के शुरुआत में हम रोलन को देखते हैं जो बोलता है, अब ये डीमन का महीना क्या है। बैर ऑफ मॉन्स बताता है कि हर साल जब पहली स्नोफॉल होती है और सूरज की रोशनी हल्की पड़ जाती है तभी माउंटेन में हेल का दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि बॉर्डर टाउन के पास रक्षा करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए सबको ना चाहते हुए भी कुछ महीनों के लिए लॉन्गसॉन्ग जाना पड़ता है। लेकिन रोलन घबराए नहीं, उसकी सेफ्टी उनकी पहली प्रायोरिटी है। रोलन पूछता है, क्या उसने कभी हेल के दरवाजे को देखा है। बैर ऑफ मॉन्स बताता है कि कोई भी आम इंसान हेल के दरवाजे को नहीं देख सकता, क्योंकि माउंटेन को पार करना इम्पॉसिबल है। अगर कोई माउंटेन के पास भी चला जाए तो एविल मियास्मा से अफेक्ट हो जाएगा, जब तक वो इंसान एक विच ना हो। सिर्फ विच ही एविल मियास्मा से अफेक्ट नहीं होते, वो ही हेल के गेट को देख सकते हैं। फिर रोलन पूछता है कि क्या उसने कभी डिमोनिक बीस्ट को देखा है। बैर ऑफ मॉन्स बोलता है उसने भी डिमोनिक बीस्ट को कभी नहीं देखा। वो भी रोलन की तरह पहली बार बॉर्डर टाउन आया है, लेकिन ग्रे कैसल के कुछ लोगों ने जरूर देखा है। रोलन सोचता है अगर लोगों को हर साल कहीं और जाना पड़ेगा तो प्लेस डेवलप कैसे होगा। उसे लगता था कि बॉर्डर टाउन सिर्फ एक बंजर जमीन है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट के चांसेस तो थे, पर अब लग रहा है कोई उम्मीद ही नहीं है। रोलन बोलता है अगर लॉन्गसॉन्ग डिमोनिक बीस्ट को रोक सकते हैं, इसका मतलब है डिमोनिक बीस्ट को हराया जा सकता है, तो हम लोग बॉर्डर टाउन में ही क्यों नहीं हराते। बैर ऑफ मॉन्स बताता है कि लॉन्गसॉन्ग के पास बहुत बड़ी दीवार है, और तो और ड्यूक रायन के पास ताकतवर सोल्जर जो तैनात रहते हैं। बॉर्डर टाउन जैसा छोटा सा जगह उससे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। रोलैंड सोचता है इसका मतलब बॉर्डर टाउन को नॉर्थ स्लोप माउंटेन और चिसुई रिवर के बीच इसलिए बनाया गया है ताकि ये जगह बलि के बकरी की तरह काम करे। रोलैंड ऑर्डर देता है कि अपने लोगों को लाओ और लोकल गार्ड और हंटर को ढूंढो जो कि यहाँ पर एटलीस्ट 5 साल से रह रहे हो, जो कि डिमोनिक बीस्ट से लड़ सके। फिर हम देखते हैं कि रोलन और एना खाना खा रहे होते हैं। तभी रोलन एना से डीमन के महीने के बारे में पूछता है। एना बताती है आप लोगों को तो नहीं, पर उन जैसे आम लोगों के लिए हर साल वो महीना किसी डरावने सपने जैसा होता है। ऐसा सपना जहां हम मर भी सकते हैं। इस टाउन के ज्यादातर लोगों की जिंदगी बहुत कठिन है। हर साल उगाए हुए अनाज को बॉर्डर टाउन से लॉन्गसॉन्ग ले जाते हैं, जहां पर अनाज के बदले में हम अगले साल तक का खाना और कुछ रॉयल गोल्ड कॉइन्स लेते हैं। उन महीनों में हम वहां टेम्पररी कैंप्स में रहते हैं जब तक विंटर खत्म ना हो जाए। डीमन के महीने कई महीनों तक रहता है, पर वहां की सरकार ने कहा था कि जो ओट्स हमने प्रोड्यूस किए थे उस विंटर, उससे हम सिर्फ 3 महीनों तक का खाना ही खरीद सकते थे। वो 4th मंथ का खाना तभी देंगे जब उन्हें और ओट्स मिलेंगे, पर हम वहाँ पर फंसे हुए थे क्योंकि डीमन के महीना ख़त्म नहीं हुआ था। सिर्फ यही नहीं, खाना और ज़रूरी सामान तो सब में बढ़ जाती है, पर ताकतवर इंसान कमज़ोर को बुली किया करते हैं, कुछ तो सह भी नहीं पाते। रोलन एना से बोलता है वो सोच सकता है कि वो दिन उसके और उसके फादर के लिए बहुत मुश्किल होंगे। रोलन अपना हाथ डाइनिंग टेबल में मारता है और बोलता है अब वैसे महीने कभी नहीं आएंगे, वो इसकी गारंटी देता है। फिर हमें बॉर्डर टाउन का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर बैरामॉन्स गार्ड्स और हंटर को लेके आया होता है, जिनमें से 2 बॉर्डर टाउन के पहरेदारों के कैप्टन होते हैं और एक हंटर होता है जिसने डिमोनिक बीस्ट से लड़कर उनका सर काटा होता है। एक कैप्टन बताता है बीकन टावर में स्नोफॉल होने लगा है, वो डिमोनिक बीस्ट को देख सकते हैं। बीस्ट ने फॉरेस्ट पार कर लिया है, इसीलिए उन्होंने बीकन टावर में आग जलाई ताकि लोगों को पता चल सके और वो टाउन छोड़ के चले जाए।
रोलन दूसरे कैप्टन से पूछता है, डेमोनिक बीस्ट कैसे दिखते हैं, क्या उन्हें मारा जा सकता है? दूसरा कैप्टन बताता है कि उन्हें मारा जा सकता है। वो असलियत में जंगल के मामूली जानवर होते हैं जो कि एविल मियास्मा के कारण खूंखार और बेकाबू हो जाते हैं। हर साल डीमन के महीने के बाद बचे हुए बीस्ट को रास्ते से साफ किया जाता है। तभी वहां मौजूद हंटर बोलता है कि वो उतने भी खतरनाक नहीं होते हाइनेस, उसने 2 डिमोनिक बीस्ट को मारा है। इतना सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, सब हंटर को देखने लगते हैं। चैप्टर 8 में हम हंटर को देखते हैं जिसके चेहरे पर खरोच का निशान होता है। वो बताता है कि उसने पहले ही 2 डिमोनिक बीस्ट को मारा है। बैरफ मॉन्स रोलन को बताता है कि ये टाउन हंटर आयरन एक्स है। क्योंकि ये बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये मोजिन क्लैन का वंशज है। हंटर बताता है कि उसने बोर स्पीसीज और वुल्फ स्पीसीज को मारा है। हम हंटर्स बीस्ट को स्पीसीज में क्लासिफाई करते हैं। वो होते तो जंगली जानवर ही हैं, पर एविल मियास्मा के वजह से बेकाबू हो जाते हैं, जिसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। वुल्फ स्पीसीज और भी चालाक हो जाते हैं, उनकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। उन्हें मारने के लिए पहले ही जाल बिछाना पड़ता है। बोर स्पीसीज के फर ब्लैक और बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। बहुत सामने से तीर मारने पर भी उन्हें मारा नहीं जा सकता। रोलन सोचता है, मतलब जानवरों की शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग और भी स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, पर वो जानवर ही होते हैं। हंटर बोलता है, लेकिन वो सबसे खतरनाक दुश्मन नहीं है। सबसे खतरनाक तो मिक्स्ड स्पीसीज होते हैं, वो डेविल के रूप होते हैं। इतने डरावने बीस्ट सिर्फ हेल में ही बन सकते हैं। हंटर ने सिर्फ एक को देखा होता है। उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनके पीठ में विंग्स भी थे। वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ सकते हैं। हम कहीं भी छिपे हो वो हमें देख सकता है। हंटर इसलिए बच पाया था क्योंकि वो चिसुई नदी में कूद गया था और उसके बाद बेहोश हो गया। रोलन पूछता है, मिक्स स्पीसीज तो बहुत डरावने होते होंगे। सेनापति कार्टर बोलता है, हर साल डीमन के महीने में वो सिर्फ 2 से 3 ही होते हैं। रोलन बोलता है, उसने डिसाइड किया है कि वो बॉर्डर टाउन में ही रहेगा। ये सुनते ही कार्टर और बैरफ मॉन्स के तो होश ही उड़ जाते हैं। कार्टर रोलन को समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सिर्फ लॉन्ग सॉन्ग के सिपाही ही डिमोनिक बीस्ट का सामना कर सकते हैं, और तो और बिना दीवार के तो सिपाही भी उन्हें नहीं रोक सकते। सब खत्म हो जाएगा। इस पर रोलन बोलता है, अगर वो दीवार बनाए तो वो उन्हें नॉर्थ स्लोप माउंटेन और चिसुई रिवर के बीच में दीवार प्रोवाइड करेगा। कार्टर बोलता है, बेवकूफ़ी की भी सीमा होती है। दीवार बनाने में महीने लगते हैं। डीमंस के महीने के आने में सिर्फ 4 महीने ही हैं। दीवार तो 4 साल में भी नहीं बन सकती। रोलन बोलता है, वो उसे समझता है। अगर तब तक दीवार नहीं बनेगी तो वो भी लॉन्ग सॉन्ग चला जाएगा। इस जगह पर उसे मरने का शौक नहीं है। सेनापति कार्टर कसम खाता है कि वो अपनी जान देकर भी रोलन की रक्षा करेगा। फिर हम ग्रे कासल के ब्लू वाटर पोर्ट देखते हैं, जहां पर एक औरत जिसकी एक आंख में पट्टी लगी हुई होती है, जो बोलती है कि हवाएं ठंडी हो गई है, विंटर आने वाला है। वहीं पर उसका सेनापति रायन भी होता है, जिसे वो पूछती है उनका ब्लैक सेल फ्लीट नाव कब आएगी। रायन बताता है कि नाव 3 दिनों में ब्लू वाटर पोर्ट आ जाएगी। फिर हमें ब्लू वाटर पोर्ट का पैलेस दिखाया जाता है, जहां रायन औरत से पूछता है कि उसे पहले ही कैसे पता चल गया था कि किंग थ्रोन के लिए फाइट अनाउंस करेंगे। औरत बताती है कि उसे कुछ नहीं पता था कि किंग ऐसा बेकार आइडिया अनाउंस करेंगे।
ताकि वो उनकी फेवरेट सेकंड चाइल्ड की मदद कर सके। वो बोलती है, क्या उसे लगता है जो अच्छे से राज करेगा उसे थ्रोन मिलेगा? क्या वो ब्लैक सेल फ्लीट प्लानिंग समझ नहीं पाया? रायन सोचता है, मतलब ब्लैक सेल फ्लीट सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, इसमें लूट की परमिशन भी है, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ाया जाता। ब्लैक सेल फ्लीट प्लान शुरू होने के बाद इसमें एक्सपीरियंस सेलर और स्ट्रॉन्ग वॉरियर भी जुड़े हैं। लोगों का सपोर्ट भी मिला है। हमें पता चलता है कि ये औरत ग्रे कैसल किंगडम की थर्ड प्रिंसेस ग्रेसिया विंबलडन है, जो कि अपनी ताकत और समझ से थ्रोन पा सकती है। ग्रेसिया पूछती है, उसने सुना कि उनके ट्रिक्स फेल हो गए हैं? रायन बोलता है, हाँ, बॉर्डर टाउन से सिर्फ ये न्यूज़ मिली है कि पिल्स फेल हो गए हैं। ग्रेसिया सोचती है, अगर दूसरे जगह से न्यूज़ नहीं मिले, मतलब खबरियों को उसके ब्रदर्स मार चुके हैं। उसने सोचा नहीं था कि फोर्थ ब्रदर बच जाएगा। रायन बताता है कि किंगफिशर, जो कि बॉर्डर टाउन में जासूस होती है, लेटर में बताया कि उसने अपनी आंखों से रोलन को पिल खाते देखा था। ग्रेसिया बोलती है, जब रोलन लॉन्ग सॉन्ग में रहेगा तब किंगफिशर मौके का फायदा उठाए और पिल्स को एल्केमी मास्टर ने बनाया था। उसने कहा था इस पिल्स को खाने से डेथ पक्की है। एल्केमी मास्टर को फांसी चढ़ा दो। चैप्टर 9 की शुरुआत में हम हमारी एना को बेंच पर बैठा देखते हैं, जो बुक्स पढ़ रही होती है। तभी टीचर कार्ल वहां आ जाते हैं और पूछते हैं वो क्या पढ़ रही है। तभी पता चलता है कि टीचर कार्ल का ये सब सपना होता है। वो देखते हैं कि एना फांसी में झूल रही है। टीचर कार्ल सोचते हैं कि अगर एना जैसी प्योर लड़की को एविल माना जा सकता है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं जिनकी लालच कभी मिट नहीं सकती, वो तो हेल से आए हुए डेविल्स है। वो गुस्से से सोचता है, सिर्फ कुछ 100 रॉयल गोल्ड के पानी के वजह से उन्होंने पत्थर की क्वालिटी बदल दी, जिससे बिल्डिंग्स गिर गई और 30 लोग मर गए। उन्हें फांसी होनी चाहिए। वो सोचता है, इस राज्य में कुछ भी सही नहीं है। यहाँ पर हैवी टैक्स लगाया गया है, रिसोर्सेज भी अच्छे से बांटे नहीं जाते, कोई सेफ्टी नहीं है और मासूमों को सज़ा दी जा रही है। टीचर कार्ल ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक बच्ची अचानक से आवाज़ लगाकर उन्हें डरा देती है। वो बच्ची डरकर बताती है कि वो अपनी बॉडी में कुछ गलत महसूस कर रही है। क्या उसे भी एना की तरह फांसी मिलेगा? उसका नाम नाना होता है। टीचर कार्ल बोलते हैं कि नाना ठीक हो जाएगी, वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे। टीचर कार्ल रोड पर चल रहा होता है। वो सोचता है वो एना और स्टोन मेसन एसोसिएशन को तो नहीं बचा पाया, पर नाना को ज़रूर बचाएगा। उसे कुछ करना होगा। तभी उसे लोगों के बातें सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि फोर्थ प्रिंस को काम करने के लिए लोग चाहिए। वो जाकर नोटिस पढ़ता है, जहाँ पर कई अलग अलग जॉब्स होते हैं और कितने पैसे मिलेंगे सब कुछ लिखे हुए होते हैं। उसमें से एक पोजीशन ऐसा था जिसमें अच्छा एक्सपीरियंस या जो बेहतरीन काम करते हैं उन्हें ऑफिशियल पोजीशन दिया जा सकता था। वो सोचता है, उसने सुना है कि फोर्थ प्रिंस की सोच अलग है, आम लोगों से उनका पर्सनालिटी अलग है और वो होली चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अभी उन्हें सिर्फ फोर्थ प्रिंस से ही उम्मीद है। चैप्टर 10 में हम रोलन और कार्टर को देखते हैं, जो बॉर्डर टाउन की दीवारों को देख रहे होते हैं। कार्टर रोलन से पूछता है कि वो कितनी ऊंची और मोटी दीवार बनाना चाहते हैं। रोलन बताता है कि एटलीस्ट 15 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी, कम से कम दीवार पर 4 लोग साथ में चल सके। कार्टर सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट करता है और बताता है कि दीवार के नींव के लिए एक इंसान के इतना गड्ढा खोदना होगा।
ताकि दीवार टिकी रहे। और तो नीचे की चौड़ाई ऊपर की चौड़ाई से डबल बनाना होगा। अगर वो खोदने और दीवार बनाने का काम साथ में करेंगे तो भी उन्हें अगले डीमन के महीने तक का टाइम लगेगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि वॉल की मजबूती के लिए पत्थरों को अच्छे से तोड़ना होगा, तभी वो चिपके रहेंगे। रोलन बोलता है कि खोदने और बनाने का काम साथ में होगा, दीवार बनाने की चिंता वो ना करे। एल्केमी वर्कशॉप का लेटेस्ट प्रोडक्ट सीमेंट उसे चौंका देगी। फिर हम रोलन और कार्टर को बॉर्डर टाउन के सीमेंट बर्निंग रूम के पास देखते हैं। रोलन बताता है सीमेंट बनाना बहुत आसान है, इसके रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से मिल गए। सीमेंट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टेम्परेचर होता है। सीमेंट रूम का दरवाज़ा खुलता है जहाँ से एना झांक रही होती है। रोलन उसे कपड़ा देता है जिससे एना अपनी बॉडी को कवर करती है। रोलन सीमेंट को देखता है, वो बोलता है ये सीमेंट की तरह ही दिख रहा है, ये काम करेगा या नहीं ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। एना रोलन से सीमेंट के यूजेस पूछती है। वो बताता है कि इससे घर, ब्रिज, रोड बन सकते हैं और भी कई जगह पर ये यूज हो सकता है। फ्यूचर में लोगों को ठंडी हवा और स्नोफॉल या बारिश से डरने की जरूरत नहीं। सीमेंट से बने घर मजबूत होते हैं। वो एना के सर में हाथ रखता है और बोलता है कि ये सिर्फ एना की वजह से पॉसिबल हुआ है। वो सब पत्थरों को सीमेंट से जोड़ते हैं। वो देखते हैं कि पत्थर पूरी तरह से साथ में चिपक गए होते हैं। कार्टर तो उन्हें अलग करने के लिए पूरी ताकत लगा देता है, पर अलग नहीं कर पाता। कार्टर की आंखें खुशी से चमक उठती है। वो बोलता है तो ये है सीमेंट का असर। कल तक तो ये बिल्कुल एक पिघले हुए कैंडल की तरह था और एक रात में ही सख्त हो गया। इसकी मदद से वो तो कैसे भी दीवार बना सकते हैं, जितनी जल्दी वो चाहे, जब तक पत्थर मौजूद हो। 5 सालों में तो वो पूरे किंगडम के चारों ओर दीवार बना सकते हैं। रोलन बोलता है लेकिन क्या फायदा जब दुश्मन दीवार के अंदर हो। वो बॉर्डर टाउन के वुडन हाउसेस को सीमेंट हाउस में बदल देगा ताकि उसके लोगों के पास आपदा के बाद लौटने के लिए घर हो। वो फ्यूचर में दुनिया को दिखाएगा कि विच इज नंबर 1 प्रोडक्टिव फोर्स है।